Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Qaid from the platform of IQ School of Finance and welcome to the summary lecture of IFRS 9 that is Financial Instrument. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9 में जो हमारे पास फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हवाले से रूल्स डिफाइंड है, इनको हम समराइज में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट जो कि एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करे, दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करे, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट हो, दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी हो, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के लिए अगर फाइनेंशियल एसेट है तो इट कैन बी आइदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी आइदर डेट इन्वेस्टमेंट। आम हालात में जब हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सामने वाली काउंटर पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है तो ये पहले वाली काउंटर पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और आम हालात में जब हमारा एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट सामने वाली काउंटर पार्टी के लिए इक्विटी होता है तो ये पहले वाली काउंटर पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। IFRS 9 फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी के हवाले से डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन मॉडल्स हमें प्रोवाइड करता है। अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के केस में दो तरह की क्लासिफिकेशन अलाउड है। नंबर वन इज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड द सेकंड वन इज फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है तो इसमें हमारे पास तीन तरह की क्लासिफिकेशन अवेलेबल है: अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो फिर इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन पॉसिबल है: अमोर्टाइज कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू थ्रू P&L। और अगर हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है तो इस केस में कोई क्लासिफिकेशन मॉडल अवेलेबल नहीं है, इक्विटी को हम किसी भी वे में क्लासिफाई नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करें फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन के वजह से कि फाइनेंशियल एसेट को हम किस तरह से क्लासिफाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आपका फाइनेंशियल एसेट एक डेट इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका फाइनेंशियल एसेट एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपने ये देखना है कि क्या ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए की है, यानी कि अगर एक कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स एक्वायर करती है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, तो इस केस में हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एक कंपनी ने किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए, किसी और कंपनी की इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक्वायर की है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, तो इसे हम फेयर वैल्यू थ्रू P&L कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे होंगे। अगर हमने कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है और वो हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है, सर हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस इन्वेस्टमेंट होगी, कोई सिनर्जेटिक बिजनेस इन्वेस्टमेंट होगी, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस केस में स्टैंडर्ड हमें ये इजाजत देता है, स्टैंडर्ड हमें ये ऑप्शन देता है कि हम चाहे तो इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैटेगरी में रख सकते हैं, हम चाहे तो इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू P&L कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो ये OCI ऑप्शन है, ये जो क्लासिफिकेशन एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, ये ऑप्शन इररिवोकेबल होगा। अगर आपने एक दफा इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू OCI कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया तो फिर हम इसे सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाई करके P&L कैटेगरी में मूव नहीं कर सकेंगे। तो अगर हमारा अंडरलाइंग एसेट फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इफ इट इज हेल्प फॉर ट्रेडिंग इट वुड बी क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। If it is not help for trading, it's mean it is a synergetic business investment, it is a long term business investment। इस केस में हमारे पास ऑप्शन है either to go for OCI मॉडल, either to go for P&L मॉडल। लेकिन अगर हम OCI मॉडल ऑप्ट करते हैं तो ये मॉडल हमारा इररिवोकेबल होगा। वंस हम अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू OCI में क्लासिफाई कर दें तो सब्सिक्वेंटली इसे रिक्लासिफाई नहीं कर सकेंगे। अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये डेट इन्वेस्टमेंट होगा। इस केस में इसकी क्लासिफिकेशन के लिए हमें दो तरह के सवाल देखने हैं। नंबर वन कि हमारे फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज क्या है, एंड नंबर टू हमारी डेट इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले अगर हमारी डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट से, आर द एसेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो सोलिली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो फिर अगला केस अगर हमारे डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो सोलिली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, देन क्या हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव इस फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट से सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को ही कलेक्ट करना है, या दूसरे अल्फाजों में क्या हम इस फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे। इफ यस तो हम इस डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में क्लासिफाई करेंगे। अगर एक फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज सोलिली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हो और हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव सिर्फ इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को ही कलेक्ट करना हो, यानी कि डेट इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करना हो, तो हम इस डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में क्लासिफाई कर देंगे। अगर हमारी डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज सोलिली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है
लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करना सिर्फ नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करने के साथ साथ फाइनेंशियल एसेट को सेल कर देना भी है. Is the business model objective achieved both by collecting contractual cash flows and by selling the financial asset? If yes, तो हम इस डेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे. अगर एक फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की पेमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करना और साथ साथ फाइनेंशियल एसेट को मैच्योरिटी से पहले बेच देना है, तो हम इस डेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे. और अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट के अलावा कोई तीसरे हो, या हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की पेमेंट के हैं लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव इन दो के अलावा कोई और है, तो इस केस में हम इसे रेजिडुअल कैटेगरी डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में लेकर चले जाएंगे. डेट इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन में जो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी है, ये एक रेजिडुअल कैटेगरी है. अगर एक फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कोई तीसरे हैं, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट के हैं लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करना या कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करना और फाइनेंशियल एसेट को सेल कर देना, इन दो बिजनेस मॉडल के अलावा कोई तीसरा बिजनेस मॉडल है, तो फिर हम इस डेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्लासिफाई कर रहे होंगे. तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, डेट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक डिसीजन डायग्राम कवर की. इसके बाद हमारे पास अगली प्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और बाकी डिफरेंट स्टेजेस पे एक फाइनेंशियल एसेट को किस तरह से मेजर किया जाएगा, ये सारी बातें समराइज हुई है. सबसे पहले हमारे पास पहले दो कॉलम में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. फिर हमारे पास डेट इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. इनिशियल मेजरमेंट की बात करें कि इन 5 कैटेगरीज में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को इनिशियली किस तरह से मेजर करेंगे, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल में, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल में चाहे वो डेट इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो, इनिशियल रिकॉग्निशन होगी फेयर वैल्यू पे और जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपने इनिशियल एक्विजिशन, इनिशियल रिकॉग्निशन पे या इनिशियल मेजरमेंट के वक्त इनकर की, इसे आप एक्सपेंस आउट कर देंगे. लेकिन अगर आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, आपकी डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है या आपकी डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, तो इसको हम इनिशियली मेजर करेंगे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमने इनकर की है इस फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करने के लिए, इसे हम कैपिटलाइज कर देंगे. तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, इन 3 केसेस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होगी, यानी कि इनिशियल मेजरमेंट होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, इन 2 केसेस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी, यानी कि इनिशियल मेजरमेंट होगी फेयर वैल्यू पे. फिर हम बात करें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की. सब्सिक्वेंटली हम अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से मेजर करेंगे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इन चारों कैटेगरीज में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को हर पीरियड एंड पे फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे होंगे. हर ईयर एंड पे हम इसे मार्क टू मार्केट करेंगे और ईयर एंड की मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे. सिर्फ डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे कैरी कर रहे होंगे. फिर सवाल ये क्रिएट होता है कि जहां जहां हम अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे कैरी कर रहे हैं इन 4 केसेस में, तो इन फेयर वैल्यू के गेन और लॉसेस का क्या करना है. अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा. अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा. अगर डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा. और अगर एक डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में रिकॉर्ड होगा. अगर डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है तो इसे हम ईयर एंड पे, इसे हम पीरियड एंड पे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे कैरी करेंगे, यानी कि फेयर वैल्यू का गेन और लॉस अराइज होगा ही नहीं. फिर हम बात करते हैं कि इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम आएगी, इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमें जो डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन कैटेगरी, डिविडेंड इनकम हमेशा पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज होगी. चाहे आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लासिफाई करो, चाहे आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्लासिफाई करो, आप डिविडेंड इनकम को पीएनएल में ही रिकॉर्ड करोगे. इसी तरीके से डेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, डेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल, इन तीनों मॉडल में किसी भी मॉडल में रखें, हम इंटरेस्ट इनकम यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, यूजिंग द आईआरआर मेथड, जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगी वो हमारी पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज हो रही होगी. फिर इसके साथ साथ हम IFRS 9 को कनेक्ट करते हैं IAS 21 द इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ, कि अगर इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और डेट इन्वेस्टमेंट्स मॉनेटरी आइटम्स या नॉन मॉनेटरी आइटम्स, अगर ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या डेट इन्वेस्टमेंट्स हमारी फॉरेन करेंसी में है, तो फिर फॉरेन करेंसी की गेन और लॉसेस को हमने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है. अब देखें,
डेट इन्वेस्टमेंट्स हमारी मॉनेटरी आइटम है, डेट इन्वेस्टमेंट्स हमारी मॉनेटरी आइटम है। तो किसी भी मॉडल में हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट, मॉनेटरी आइटम का जो फॉरेन करेंसी गेन और लॉस है ये हमेशा पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर बेसिकली नॉन मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी आइटम के केस में हम फॉरेन करेंसी गेन और लॉसेस को वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं जैसे हम फेयर वैल्यू गेन और लॉस रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में जा रहा है, तो फॉरेन करेंसी गेन और लॉस भी ओसीआई में रिकॉर्ड होगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में जा रहा है, तो फॉरेन करेंसी गेन और लॉस भी पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। फिर हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट की। अब आईएफआरएस 9 का जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए या इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे अप्लाई ही नहीं होता। आईएफआरएस 9 में इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करने का जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल या ईसीएल मॉडल है, ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे अप्लाई ही नहीं होता। डेट इन्वेस्टमेंट्स में भी अगर डेट इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी पे है तो यहाँ पे भी इम्पेयरमेंट मॉडल अप्लाई नहीं होता। इम्पेयरमेंट को हम लेटर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, यहाँ सिर्फ हम समराइज कर रहे हैं। तो इन 3 कैटेगरीज के ऊपर तो आईएफआरएस 9 का ईसीएल मॉडल अप्लाई नहीं होता। बचा हमारे पास डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट। तो जो भी इम्पेयरमेंट आएगी डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट पे, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो रही होगी, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो रही होगी। फिर हम बात करें गेन और लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन की, तो याद रखिएगा चाहे इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे डेट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट हो, जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज करोगे तो पहले आप उसे डी रिकॉग्निशन डेट पे रीमेजर करोगे एज पर द रेलेवेंट क्लासिफिकेशन मॉडल। यानी कि अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो पहले आप उसे डी रिकॉग्निशन डेट पे फेयर वैल्यू पे लेकर आओगे, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई पे लेकर जाओगे। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो आप पहले से डी रिकॉग्निशन डेट पे फेयर वैल्यू पे लेकर आओगे, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में लेकर जाओगे। अगर डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो डी रिकॉग्निशन डेट पे उसे फेयर वैल्यू पे लाएंगे, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में लेकर जाएंगे। अगर डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो डी रिकॉग्निशन डेट पे फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में लेकर जाएंगे। अगर डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट है तो डी रिकॉग्निशन डेट पे हम इसे डी रिकॉग्निशन डेट की अमोर्टाइज कॉस्ट पे ला रहे होंगे और फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। डी रिकॉग्निशन के वक्त अगर कोई फर्दर गेन ऑन लॉस आता है, डी रिकॉग्निशन के वक्त अगर कोई फर्दर गेन ऑन लॉस आता है ड्यू टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ सेलिंग या ड्यू टू सेलिंग द फाइनेंशियल एसेट एट अ प्राइस अदर देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो इस केस में डी रिकॉग्निशन पे आने वाला जो गेन और लॉस होगा ये हर कैटेगरी में हमारा पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। डी रिकॉग्निशन पे जो फेयर वैल्यू, डी रिकॉग्निशन पे जो हमारा गेन और लॉस आएगा ये हमारा हर कैटेगरी में पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। और लास्ट बात, रिसाइकलिंग ऑफ ओसीआई रिजर्व, रिसाइकलिंग ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व टू पीएनएल और डी रिकॉग्निशन। अगर हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, अगर हमारी इक्विटी डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, अगर हमारी डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट है, तो इस केस में तो ओसीआई में फेयर वैल्यू का रिजर्व होगा ही नहीं, तो रिसाइकलिंग का सवाल क्रिएट ही नहीं होता। लेकिन अगर हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है या हमारी डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, तो इस केस में हमारे पास ओसीआई में एक फेयर वैल्यू का रिजर्व रखा होगा जिससे हम डी रिकॉग्निशन में इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में पीएनएल में रिसाइकल नहीं कर सकते, हम इसे डायरेक्टली इक्विटी में क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो जो भी आपका ओसीआई में फेयर वैल्यू का रिजर्व है इसे आप पीएनएल में रिसाइकल कर रहे होंगे। चूंकि हमने क्लासिफिकेशन में कवर किया था कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओसीआई एक इररिवोकेबल कैटेगरी है, तो डी रिकॉग्निशन के वक्त जितना भी ओसीआई का रिजर्व है ये पीएनएल में रिसाइकल नहीं होगा बल्कि डायरेक्टली इक्विटी या रिटेन अर्निंग्स में क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर एक डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो जो भी आपके ओसीआई में फेयर वैल्यू का रिजर्व रखा हुआ है ये डी रिकॉग्निशन पे पीएनएल में रिसाइकल हो जाएगा। तो यहां तक हमारे पास फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन और इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हवाले से कुछ रूल्स कवर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन थी। फाइनेंशियल लायबिलिटी में हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन थी। नंबर 1 इज अमोर्टाइज कॉस्ट एंड नंबर 2 इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है कि क्या आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी कोई डेरिवेटिव लायबिलिटी है या ये कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी हेल्प फॉर ट्रेडिंग है। अगर एक फाइनेंशियल लायबिलिटी डेरिवेटिव लायबिलिटी हो या फाइनेंशियल लायबिलिटी हेल्प फॉर ट्रेडिंग हो तो आप इसे क्लासिफाई करोगे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी डेरिवेटिव लायबिलिटी नहीं है या लायबिलिटी हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है, यानी कि नॉर्मल लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेबल आ रहा होता है, बैंक लोन आ रहा होता है, रिलेटेड पार्टी लोन आ रहा होता है, तो इस केस में स्टैंडर्ड हमें ऑप्शन देता है कि क्या हम इसे फेयर वैल्यू ऑप्शन में डेजिग्नेट करना चाहते हैं। अगर तो हम इसे फेयर वैल्यू ऑप्शन में डेजिग्नेट करना चाहते हैं तो हम इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में ले जाएंगे।
अदरवाइज हम इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में रख रहे होंगे। तो अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी डेरिवेटिव लायबिलिटी या फाइनेंशियल लायबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, इसे क्लासिफाई करेंगे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल में। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी डेरिवेटिव लायबिलिटी या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं है, यानी कि नॉर्मल लोन है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल बैंक बोरिंग्स आ गई, नॉर्मल रिलेटेड पार्टी लोन आ गया, नॉर्मल ट्रेड पेबल वगैरह आ गया, तो इन केसेस में अगर हम चाहें तो फेयर वैल्यू ऑप्शन पिक कर सकते हैं। अगर हम फेयर वैल्यू ऑप्शन पिक करते हैं तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, अदरवाइज हम इसे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में क्लासिफाई कर रहे होंगे। इसी तरह फाइनेंशियल लायबिलिटी में हमारे पास अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ये दो क्लासिफिकेशन अवेलेबल है। इनकी इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हवाले से रूल्स को कवर करता है। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट है तो इसकी इनिशियल मेजरमेंट होगी फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आप इनकर करोगे इसे आप कैपिटलाइज करोगे। लेकिन अगर एक फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन होगी फेयर वैल्यू पे, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ये आपकी एक्सपेंस आउट हो जाएगी। सब्सिक्वेंटली हम इसे मेजर करेंगे। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट है तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो फेयर वैल्यू पे। फिर फेयर वैल्यू गेन और लॉस का क्या होगा? अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट है तो फेयर वैल्यू गेन और लॉस अराइज ही नहीं होगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो जो भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस आएगा ये आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। इसकी एक छोटी सी एक्सेप्शन है कि अगर आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल में क्लासिफाई किया और आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज आता है, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज मार्केट इंटरेस्ट रेट के चेंज की वजह से नहीं बल्कि हमारी कंपनी के क्रेडिट रिस्क के चेंज की वजह से आता है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज ड्यू टू चेंज इन द क्रेडिट रिस्क ऑफ द कंपनी, ये हिस्सा हम ओसीआई में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। आइडियली फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज आता है ड्यू टू द चेंज इन द क्रेडिट रिस्क ऑफ द कंपनी, तो ये हम पीएनएल में नहीं बल्कि ओसीआई में रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसी तरह इस पे फॉरेन करेंसी गेन और लॉस की बात करें तो फाइनेंशियल लायबिलिटी चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट हो चाहे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, ये मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम का फॉरेन करेंसी गेन और लॉस हम हमेशा पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, चाहे वो अमोर्टाइज कॉस्ट हो चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो। और दोनों ही क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा एज पर दी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, एज पर दी आईआरआर मेथड, ये हमारा पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। तो इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट, डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन और इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हवाले से कुछ रूल डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट समरी लेक्चर में फर्दर एरियाज कवर करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।